हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज साइंस की प्रैक्टिस सेट देने जा रहे हैं जो कि आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने कोशिश की है वहाँ से सारी चीज़ें लेने की, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती रहे। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, उससे आप जुड़ सकते हैं। और इससे पहले भी हमने बहुत सारी साइंस की प्रैक्टिस सेट दी हुई हैं, तो अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जनरल साइंस की एक अलग प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको देख के और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्लांट रिसीव्स नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ। पौधे किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है? इसके ऑप्शंस हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया एंड नाइट्राइड। और प्लीज़ आप क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश कीजिए। आप जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ आप उसका आंसर अपने से सोचिएगा, करिएगा। और उसके बाद आपका जो भी स्कोर हुआ, जैसे 20 क्वेश्चंस डेली आपको दिए जाते हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट में, तो अगर आपका जितना करेक्ट हुआ है हमें कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। इसमें आप जानते हो नाइट्रोजन जो है वो कभी भी फ्री नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसके फॉर्म में कोई भी प्लांट या एनिमल इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसके लिए इसको किसी न किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के फॉर्म में आना पड़ेगा। तो जनरली आप देखते हो नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO2 जो होता है उसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रेट आप देख रहे हो NO3 माइनस होता है। और नाइट्राइड आपका NO माइनस होता है। एंड अमोनिया आपका NH3 होता है। तो नाइट्रोजन को लेने के लिए किसी न किसी आयन के फॉर्म में इसका रहना ज़रूरी है। N3 होता है नाइट्राइड। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नाइट्राइड का मतलब N3, अमोनिया NH3 हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड आपका NO2 है और नाइट्रेट NO3 माइनस है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कभी भी नाइट्रोजन को जब भी एब्जॉर्ब करेंगे तो किसी न किसी आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे। आयन का मतलब है कि उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर निगेटिव चार्ज होगा, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो जनरली नाइट्रेट या नाइट्राइट जो होते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट कहने का मतलब है कि NO3 माइनस या फिर NO2 माइनस, ये आपका नाइट्राइट कहलाता है और ये नाइट्रेट कहलाता है। इन दोनों के फॉर्म में ही वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? आप जानते हो इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। और NH2 जो है इसे हम बोलते हैं अमाइड या फिर अमीन। तो ये आप देख रहे हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप यूरिया के फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा। इसमें दो नाइट्राइड मतलब नाइट्राइड नहीं, दो अमाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं। NH2 को अमीन ग्रुप या अमाइड ग्रुप कहा जाता है। तो CO से कनेक्टेड रहते हैं, एक कार्बन से दो नाइट्रोजन अटैच रहता है यहाँ पे। तो यहाँ नाइट्रेट या नाइट्राइट नहीं है। अमोनिया भी आप देख रहे हो नहीं है, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो आपका NH3 होता है, ये NH2 नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमाइड। इसका फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कॉन्टेन्स DNA। आप जानते हो कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें DNA अवेलेबल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। सेल्स का हमने वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें किस तरह की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, किसमें DNA RNA वगैरह अवेलेबल होता है। तो न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें भी बहुत तरह के मतलब ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें DNA अवेलेबल होता है अदर देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा भी उसमें DNA अवेलेबल होता है। तो वैसे में आप जानते हो आपका क्लोरोफिल जो होता है या क्लोरोप्लास्ट कह लो,
क्लोरोप्लास्ट में भी अलग डीएनए अवेलेबल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी अलग डीएनए अवेलेबल होता है। जैसे जनरली यूकैरियोटिक का जो आप जानते हो, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं जनरली 80S होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो 70S होते हैं। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं, कॉफिशिएंट होता है ये एक तरह से। तो सेंट्रियोल में अलग डीएनए नहीं प्रेजेंट होगा, गोल्जी एपरेटस में भी अलग डीएनए नहीं होता है, लाइसोसोम्स में भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल होता है। और इन सब के डिस्क्रिप्शन आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमने सेल का एक वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? जंतु कोशिका में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? इसके ऑप्शंस हैं सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड नन ऑफ दिस। एनिमल सेल में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल अवेलेबल होता है एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत लार्ज अमाउंट में वैक्यूल अवेलेबल होंगे और सेल वॉल प्रेजेंट होगा। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल जो है काफ़ी स्मॉल होता है या फिर एब्सेंट होता है। जनरली हम एब्सेंट ही मानते हैं वैक्यूल्स के केस में। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों सेल में अवेलेबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, सेल वॉल अवेलेबल नहीं होता है एनिमल सेल में, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेंट्रियोल का प्रेजेंस ही दिखाता है कि ये प्लांट सेल एनिमल सेल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव 6 क्रोमोजोम्स? निम्न में से किस में 6 क्रोमोजोम अवेलेबल नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं मंकी, टाइगर, बटरफ्लाई एंड लिजार्ड। मंकी में भी अवेलेबल होता है, मंकीज़ का ह्यूमन की तरह ही XY होता है। टाइगर में भी XY होता है, XY एंड XX, मेल के लिए XY, फीमेल के लिए XX, ये चीज़ टाइगर में भी होता है। बटरफ्लाई में XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन जो लिजार्ड होता है, इसका करेक्ट आंसर लिजार्ड होगा। लिजार्ड में पार्थेनोजेनेसिस होता है, इसको भी याद रखिएगा। पार्थेनोजेनेसिस कहने का मतलब है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एग से ही पूरे एनिमल का डेवलपमेंट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जहाँ भी विदाउट फर्टिलाइजेशन सिर्फ फीमेल गैमेट से एनिमल्स का प्रोडक्शन हो, प्लांट्स के केस में भी पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे बनाना आपका हुआ, पार्थेनोकार्पिक प्लांट होता है बनाना, विदाउट फर्टिलाइजेशन इसका डेवलपमेंट होता है। वैसे ही एनिमल्स के केस में लिजार्ड एक एक्सेप्शन है जिसमें पार्थेनोजेनेसिस होती है और इसमें 6 क्रोमोजोम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़ अराउंड? किसी बड़े आदमी में, मतलब एक एडल्ट ह्यूमन में पानी का प्रेजेंस कितना परसेंट होता है? इसके ऑप्शंस हैं 10%, 30%, 65% एंड 75%। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में केमिकल जो है वो अवेलेबल होता है वाटर। ये भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में एज ए केमिकल सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है या कौन सा मॉलिक्यूल अवेलेबल है, तो उसका आंसर होता है वाटर। अब कितना अवेलेबल है, तो ये 65% अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज? मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है? इसके ऑप्शंस हैं आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन एंड आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयरन, क्योंकि आप जानते हो कि आयरन आपका हीमोग्लोबिन में अवेलेबल होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 5 लीटर अवेलेबल होते हैं। अगर यहाँ पे कैल्शियम होता है तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम इसलिए क्योंकि हमारे जो बोन्स होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं, तो इसलिए कैल्शियम अवेलेबल होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन को भी कर सकते हो या फिर आयरन को भी कर सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन अवेलेबल होता है और हीमोग्लोबिन ही
आयरन को भी कंटेन करता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब इसके जो ऑप्शंस हैं वो कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन इसका अगर आप करेक्ट आंसर करना चाहोगे तो उसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन करना, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में? इसके ऑप्शंस हैं वॉमर, स्टेप्स, मैलियस एंड इनकस। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, स्टेप्स। ये ईयर में अवेलेबल होता है। ईयर में आपका मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स तीनों अवेलेबल होते हैं और तीनों ही सबसे छोटे बोन्स माने जाते हैं, लेकिन इन सब में सबसे छोटा जो है वो स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जनरली वॉइस को ट्रैवल कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ईयर ड्रम पे जो मतलब ईयर ड्रम से कनेक्टेड होते हैं ये तीनों, मिडिल ईयर जो होता है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ये तीनों, लेकिन इसमें सबसे छोटा जो है वो स्टेप्स होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज? मतलब मनुष्य का जो ब्रेन है, मतलब स्कल जो है उसमें कितना बोन्स अवेलेबल है? स्कल में आपका आता है क्रैनियल और फेसियल बोन्स, ये दोनों ही स्कल में अवेलेबल होते हैं। और क्रैनियल आपका टोटल हो जाता है अप्रॉक्स 20 के आसपास एंड 8 फेसियल बोन्स हो जाते हैं, और टोटल मिला के आपका 28 होता है। क्रैनियल एंड फेसियल दोनों को मिला के स्कल बोन कहते हैं, और ये दोनों ही आपका 28 हो जाता है। इसमें एक हवार्ड बोन भी आता है। हवार्ड बोन कहने का मतलब होता है जॉ बोन। जो ये जॉ बोन होता है वो आपका सबसे बड़ा बोन होता है स्कल में, और इसे हवार्ड बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? इसके ऑप्शंस हैं बोन्स, इनामेल, डेंटन एंड सेमेंटम। हमारी बॉडी में सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है, या ह्यूमन बॉडी में सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनामेल। टीथ का जो अपर पार्ट होता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में। अगला क्वेश्चन है आपका, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? हमारा दिमाग जो होता है उसका क्या काम होता है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके ऑप्शंस हैं थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी जो है वो ईयर का भी काम होता है। तो अगर कहीं पे ऑप्शन इस तरह का रहे जिसमें ईयर के बारे में पूछा जाए कि ईयर का क्या काम है, तो सुनना तो काम होता ही है, लेकिन ये हमारी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करता है। तो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी के लिए ईयर भी रिस्पॉन्सिबल है, और इसके साथ साथ ब्रेन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है। जनरली आप जानते हो कि हार्ट बीट जो है वो, मतलब हार्ट जो है वो मायोजेनिक ऑर्गन कहलाता है। मायोजेनिक कहने का मतलब है कि उसको बीट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कहीं से उसमें जो हार्ट का करंट है वो कहीं से पास नहीं किया जाता है, वो जनरेट होता है खुद ही। लेकिन फिर भी सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक, वो रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, एंड थिंकिंग को तो रेगुलेट करता ही है ब्रेन। तो इसलिए ये तीनों ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑकर? यहाँ पे होना चाहिए ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? इसके ऑप्शंस हैं इन यूट्रस, इन ओविडक्ट, इन ओवरी एंड इन वेजाइना। तो ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आप जानते हो फैलोपियन ट्यूब, जो ओवरी होती है वहाँ से जब ओव्यूलेशन होके ओवम निकलता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, और इसी फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट कहते हैं। और स्पर्म जब आता है तो वो इस ओविडक्ट में आता है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है।
और इसके बाद ये यूट्रस में जाता है और वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। तो अगर इम्प्लांटेशन पूछे कि इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है तो उसका आंसर होगा यूट्रस। लेकिन फर्टिलाइजेशन पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओविडक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं, ए सब्सटेंस फाउंड इन लीव्स ऑफ प्लांट, सब्सटेंस फाउंड इन बोन मैरो, सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड एंड सिक्रीशन कमिंग आउट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। हीमोग्लोबिन आप जानते हो एक कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो कि पोर्फायरिन रिंग से बना होता है, जिसमें आयरन अवेलेबल होता है। और ये सब्सटेंस जो है वो हमारे ह्यूमन ब्लड में अवेलेबल होता है, आरबीसी का पार्ट होता है। और आरबीसी का जो कलर है वो रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोसाइनिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर के लिए और वो हीमोग्लोबिन में अवेलेबल होता है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए पर्सन बिकम्स ओल्डर हिज ब्लड प्रेशर जनरली। जब मनुष्य बूढ़ा होता है तो उसके ब्लड प्रेशर में क्या चेंज आता है? इसके ऑप्शंस हैं, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, सेम रहता है या फिर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इंक्रीज करता है। जब ह्यूमन ओल्डर एज में जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। जनरली आप जानते हो कि 120/80 होता है, लेकिन एडल्ट जब मतलब बूढ़े होते हैं तो उसके केस में ये ऑलमोस्ट 130 to 140 एंड ये 90 और 110 हो जाता है, 90 के अप्रॉक्स हो जाता है। तो ये जनरली ध्यान रखिएगा, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं जब बूढ़े एज में जाते हैं तो, या फिर थोड़ा भी एज बढ़ता है 60-70 के अप्रॉक्स आता है तो उस टाइम में ब्लड प्रेशर हाई नॉर्मल होता है। तो लोग परेशान रहते हैं जनरली, तो परेशान नहीं होइएगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अगला क्वेश्चन है आपका, द विस्कस नेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ ड्यू टू। ह्यूमन ब्लड का नेचर जो है वो विस्कस होता है, ये क्यों होता है? इसके ऑप्शंस हैं, प्रोटीन इन ब्लड, प्लेटलेट इन प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन ब्लड एंड ऑल ऑफ द अबव। विस्कस नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन्स। ब्लड में जनरली प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं और यही उसके नेचर को विस्कस, विस्कस कहने का मतलब है गाढ़ापन। तो ब्लड में जो गाढ़ापन आता है वो प्रोटीन्स की वजह से होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका, द इम्यूनिटी इज मोस्टली रिलेटेड टू। इम्यूनिटी आप जानते हो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम कहलाता है, जो मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, वो किसकी वजह से होता है, ये किससे रिलेटेड है? इसके ऑप्शंस हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो इम्यूनिटी जो है वो बनता है लिम्फोसाइट्स की वजह से। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। लिम्फोसाइट्स भी दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट ए एंड लिम्फोसाइट बी एंड लिम्फोसाइट टी। और इसकी वजह से ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेवलप होती है और इसकी वजह से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होती है। मतलब टी हेल्पर सेल्स की वजह से या टी लिम्फोसाइट्स की वजह से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब अगर ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं तो उसके लिए उसके रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये टी लिम्फोसाइट्स। तो ये सब इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर इज यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड। इसके ऑप्शंस हैं, इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन एंड किडनी। हमारी बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन होता है और वो यूरिया ब्लड में मिक्स्ड रहता है। तो ब्लड से ये कहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा किडनी, क्योंकि जानते हो किडनी फिल्ट्रेशन मशीन होता है। जैसे हार्ट को हम बोलते हैं पंपिंग मशीन ऑफ द बॉडी, उसी तरह से किडनी फिल्ट्रेशन मशीन ऑफ द बॉडी होती है। ये फिल्टर करने का काम करता है हमारी बॉडी में। तो ये ब्लड से यूरिया को फिल्टर करता है और उसे पास आउट कराने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एंजाइम क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं, विटामिन, बैक्टीरियम, बायोकैटलिस्ट और वायरस। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बायोकैटलिस्ट।
जब भी आप जनरली जो कर्व बनाते हो वो इस तरह का कर्व होता है रिएक्शंस के लिए, एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, इस तरह का कर्व आपका होता है। एंडोथर्मिक के केस में ये आपका ऊपर रह जाएगा, एक्सोथर्मिक के केस में ये नीचे आ जाता है। ये चीज़ आप देखते हो, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी के लिए होता है, मतलब ये आपका टोटल जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो एंजाइम जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने का काम करता है और रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं या जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करते हैं एंजाइम्स, और इसीलिए इसको बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच्ड टू। ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स किससे अटैच्ड रहता है? इसके ऑप्शंस हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड स्टमक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लार्ज इंटेस्टाइन में जो सीकम होता है, सीकम से ये कनेक्टेड होता है। वर्मी फॉर्म, इसको वर्मी फॉर्म मतलब वॉर्म की तरह इसका फॉर्म होता है, तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। तो अपेंडिक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय। धरती पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? इसके ऑप्शंस हैं ग्रासेस, एल्गा, ट्रीज एंड पैडीफिल्ड। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, एल्गा। एल्गी ऑलमोस्ट 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं अर्थ पे, और मतलब इसलिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है इनका अर्थ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में। जबकि आप जानते हो कि एल्गा काफ़ी छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब प्लांट्स में सबसे छोटे होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपका टोटल 20 क्वेश्चंस है। इसमें इसको बहुत केयरफुली सुनिएगा। जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं हिंदी में या फिर बहुत सारी चीज़, मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इसके साथ बताई हुई हैं, तो आप इसको प्लीज़ क्लियरली और पूरा वीडियो देखिएगा और अपने स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना किया है। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।